हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि हम लोग DSSB PGT का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस पेपर में हमने 101 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। आज जो हम देखने वाले हैं वो 102 क्वेश्चन से मतलब हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ सोसाइटी पैटर्न ऑफ एज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों है, मतलब कहने का मतलब है कि एक सोसाइटी में पैटर्न ऑफ एज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो एज भाई डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शंस जो हमें मेंशन है वो हैं कि यंगर फीमेल हैव मोर ऑफ स्प्रिंग देन डू ओल्डर फीमेल्स। सिर्फ फीमेल से सब कुछ नहीं होता है। देखो डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही होना चाहिए। बाकी क्या है, द मोर द पीपल आर एजुकेटेड एंड लेस डू दे वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस। ये तो खैर फिलहाल आजकल की डेट में ये चीज़ चल रही है कि लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं, शादी हो भी जा रही है सो बच्चे नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की वैसी मतलब ऐसी तैसी करके रखी है और बाकी जो भी चीज़ें चल रही हैं आई थिंक सभी उससे फैमिलियर हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं है। बाकी उधर जापान वगैरह में भी मैंने सुना था, कोरिया वगैरह में भी शादी करने के लिए कपल्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि हाँ मतलब तुम शादी करो, ये है। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान ये सोच रहा है ना कि प्रेजेंट का नहीं, देखो हर इंसान फ्यूचर का सोच के वो कर रहा है कि जब हम आज खुद नहीं स्टैंड हो पा रहे हैं, खुद स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कल को मतलब आने वाली जनरेशन को हम कैसे वो करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है द हैबिट्स ऑफ द न्यूअर सोसाइटी लीड्स टू लेस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ऑप्शन है यहाँ पर वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द पैटर्न ऑफ एज इन अ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज डिफरेंट एज ग्रुप एग्जिबिट वेरिंग रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, यंगर फीमेल्स टेंड टू हैव मोर ऑफ स्प्रिंग देन ओल्डर फीमेल्स इम्पैक्टिंग overpopulation dynamics. ठीक है, this demographic aspect is crucial for understanding population growth pattern for and formulating effective demographic policies. Therefore option B stating this is the accurate explanation. 103 वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो मतलब कहाँ पे है, तो ये हॉटस्पॉट कहलाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है इंडिया में। The Western Ghats are recognized as the hot spot of biodiversity in India due to their rich and diverse ecosystem. ठीक है, this region harbors a wide variety of plant and animal species, many of which are endemic, making it a crucial area for conservation efforts. The designation as a biodiversity hotspot underscores the ecological significance and need for preservation in the Western Ghats. और बाकी अगर मतलब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बेसिकली जो है वो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, द हिमालयाज, दूसरा है द इंडो बर्मा रीजन, थर्ड वन इज द वेस्टर्न घाट्स एंड द फोर्थ वन इज द सुंदा लैंड विच इंक्लूड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, जिम कॉर्बेट वॉज डेवलप्ड एज। तो जो जिम कॉर्बेट है, ये जिम कॉर्बेट क्या है, एज ए नेशनल पार्क है, इज ए नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। जो स्टूडेंट्स मतलब गए होंगे, घूमा भी होगा कई लोगों ने, उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा इसके बारे में, और नहीं भी मालूम है तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा कि ये उत्तराखंड से है। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल पार्क ये इंडिया का है। कैसा है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद में इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ये कब बना था, ये 1936 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश, जब मतलब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम में। और इसको नाम जो दिया गया था, इसका पहला नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, HAILEY, हेली नेशनल पार्क। आफ्टर विलियम मालकम हेली, मतलब जो ब्रिटिश वो थे उस टाइम पे उनके नाम पे पड़ा था, विलियम मालकम हेली नाम था उनका, इसलिए उनके नाम पे हेलीज नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन विच इट वाज देन लोकेटेड। उसके बाद में फिर इन 1956, नियरली अ डिकेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में इट वाज रीनेम्ड, फिर उसका नाम जो है वो चेंज करके मतलब क्या किया गया, ये कब चेंज किया गया था, 1956 में। इसका नाम रखा गया था कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क।
कॉर्बेट नेशनल पार्क आफ्टर द हंटर एंड नेचुरलिस्ट, ठीक है। जिम कॉर्बेट मतलब जो एक हंटर या मतलब नेचुरलिस्ट थे जिम कॉर्बेट सर, उनके नाम पे फिर इसका नाम रखा गया था। तो मतलब सबसे पहले तो ये क्या था, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कब था ये पहले, 1936 में इसका नाम क्या रखा गया था, हेलीज नेशनल पार्क। मतलब इसमें तब ये खोजा गया था, 1936 में खोजा गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम में ये खोजा गया था। और उनका नाम क्या था, विलियम माल्कम हेली सर के नाम पे हेली नेशनल पार्क था। फिर आज़ादी के बाद में इसको 1956 में इसको फिर से रीनेम किया गया और नाम रखा गया इसका कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जो कि क्या थे, मतलब जो नेचुरलिस्ट थे जिम कॉर्बेट सर, उनके नाम पे, हु हैड प्लेड अ लीडिंग रोल इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड हैड डाइड द ईयर बिफोर। द पार्क वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। और ये मतलब बनाया ही क्यों गया था, तो बंगाल टाइगर को मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट was established as the first wildlife sanctuary in India in 1936, which is located in the Uttarakhand, Nainital district of Uttarakhand. It named to protect the endangered Bengal tiger, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, endangered Bengal tiger को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। Later it became India's first national park named Corbett National Park, फिर उसका नाम Corbett National Park रखा गया। This significant conservation initiative set the foundation for wildlife protection in the country, emphasizing the need to safeguard endangered species and their habitat. Next, rare and endangered species are given under which of the following? तो जो rare और endangered species हैं उनका नाम जो है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। Rare and endangered species are documented in the red data book, which serves as a comprehensive record of threatened species worldwide. The red data book, complied by the international organizations such as International Union for Conservation, मतलब IUCN का ये categorizes species based on their conservation status, aiding conservation efforts by identifying species in need of protection and management. नेक्स्ट 106, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिटरल जोन, ठीक है। लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन, ये सारे जोन्स जो हैं ये किसके हैं, मतलब एक ओशियन या मतलब सबसे पहले तो देखो जो फ्रेश वाटर मतलब जो वाटर है उसकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं। एक तो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर बेसिकली दो तरीके का, या तो फ्रेश वाटर होगा या फिर मरीन होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी रनिंग हो सकता है, मतलब बहता हुआ पानी हो सकता है, या फिर स्टेगनेंट जो ठहरा हुआ पानी होता है। अब रनिंग वाटर के लिए हम टर्म जो यूज़ करते हैं वो लोटिक होता है, ठीक है। लोटिक के एग्जांपल्स में आपके रिवर्स आ जाएंगे, स्ट्रीम्स वगैरह आ जाएंगी। और जो स्टेगनेंट वाटर है यानी कि ठहरा हुआ पानी है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं लेंटिक, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा लेक और पॉन्ड। तो यहाँ पर यही, अब ये लेक और पॉन्ड जो होते हैं इस तरीके से, इसमें मतलब बहुत तरीके के अलग अलग जोन्स होते हैं। किनारे वाले को क्या कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं, कहाँ तक फोटोसिंथेसिस होती है, कहाँ तक नहीं होती है, डीप में क्या है, बेंथिक हो गया, लिटरल जोन हो गया, लिम्नेटिक जोन हो गया, एबाइसल, ये से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको देखती हूँ मैं थोड़ा सा एक इमेज की हेल्प से आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो ये देखो, जैसे मान लो कोई रिवर है, रिवर ही मान लो, इसमें देखो तीन तरीके, सब लिटरल जोन की जो बात कर रहा था ये साइड वाला है, जो साइड वाला पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है आपका, लिटरल जोन कहलाएगा। ये साइड में जो दिख रहा है कलर विजिबल है या नहीं है, ये साइड वाला जो होता है ये आपका लिटरल जोन होता है, ठीक है। बीच में जो है ये दोनों तरफ से ये लिटरल जोन होगा, मतलब कि वो एरिया जहाँ पे मतलब कि पानी और मिट्टी वाला जो एरिया जो है वो मिलता है, ठीक है। जहाँ पे जनरली आपको ये देखो प्लांट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा इनको सॉइल का सपोर्ट मिलने लगता है, तो ये लिटरल जोन कहलाता है। ये बीच वाला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी वाला पोर्शन होता है ये लिम्नेटिक होता है। और फिर उसके नीचे जो है ये फिर आपके आ जाते हैं प्रोफंडल जोन, और फिर सबसे जो बॉटम वाला होता है ये होता है बेंथिक जोन। फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में और अगर जानना चाहोगे तो ये देखो यहाँ पे, आई होप विजिबिलिटी क्लियर नहीं है बट ठीक है। ये देखो मैंने तुम्हें बताया था ये जो साइड वाला है, ठीक है, ये साइड वाला क्या है आपका लिटरल जोन कहलाता है, और ये बीच में लिम्नेटिक जोन होगा। इसमें दो जोन्स, मतलब एक तो लाइट को लेकर के किया जाता है डिस्टिंग्विश, ठीक है, लाइट के रिगार्डिंग, और दूसरा जो होता है वो टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो अगर टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात की जाए तो सबसे ऊपर वाला एपिलिम्नियन, फिर
थर्मोक्लाइन होता है और फिर हाइपोलिम्नियन होता है, मतलब एपी ऊपर वाला और हाइपो नीचे वाला, और बीच में जो टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है वो थर्मोक्लाइन होता है। और लाइट की बात की जाए तो जिसको फोटिक और एफोटिक बोलते हैं, या फिर यूफोटिक और फिर प्रोफंडल जोन। मतलब यूफोटिक यानी कि जहाँ पे आपको सनरेज जो है वो मिलती हैं, ठीक है, तो वो कैसा जोन कहलाएगा, फोटिक जोन कहलाएगा। यहाँ पे आपको मतलब वो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनको मतलब सनलाइट की नीड है, ठीक है। और बाकी जो प्रोफंडल या एफोटिक जोन होता है वो नीचे तलहटी वाला हिस्सा होता है। और बाकी ये बेंथिक तो फिर आ ही जाता है इसमें। जैसे यहाँ पे देखो ये साइड वाला जो था ये नेरेटिक कहलाता है, मतलब ये पूरा जो ऊपर की तरफ है ये पेलाजिक हो जाएगा। फिर ये एपिपेलाजिक यानी कि फोटो मतलब सनलाइट यहाँ पे मिल रही है। फिर मीजोपेलाजिक आता है, फिर बैथीपेलाजिक आ जाएगा। फिर ये क्या है, मतलब फोटिक जोन ज़्यादा दूर तक नहीं रहता है, बस यहीं से स्टार्ट हुआ यहाँ तक। उसके बाद फिर ये सारा कैसा आ जाता है आपका, ए फोटिक आ जाता है। ए फोटिक में मीजोपेलाजिक, बैथीपेलाजिक, एबाइसल पेलाजिक या फिर अबाइसल सिंपली कह सकते हो। और लास्ट वाला होता है वो होता है हेडल पेलाजिक होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये साइड वाला तो लिटरल था ही, मैं तुम्हें बताया था। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये बेंथिक रीजन है, ये एबाइसल वाला आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डिफरेंट तरीके से है, आप इसको टेम्परेचर के बेसिस पे, लाइट के बेसिस पे और फिर स्पीशीज़ की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है इंटरटाइडल जोन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, बेंथिक रिम आ गया, फिर उसके बाद में ये तरीके से। और लाइट के बेसिस पे ये फोटिक आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये नीचे वाले एफोटिक। एफोटिक में भी ट्विलाइट होता है, मतलब जहाँ पे आपको कुछ परसेंट मतलब लाइट देखने को मिलती है, और ये तो नो लाइट जोन हो जाता है एकदम से। तो यहाँ पे देखो फोटिक जोन में आप देख सकते हो कि सीवीड्स, ब्रेन कोलर, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन आपके रहेंगे, ऑरेलिया वगैरह है, ब्लू शार्क है, टर्टल है, कुछ इस तरीके से। फिर जो ट्विलाइट जोन है इसमें स्पॉन्जेस आ जाते हैं, ऑक्टोपस आ जाएगा आपका, हैच फिशेस हैं, स्पर्म वेल वगैरह, ये सारे सी पेन वगैरह सब इसमें है। फिर जो बेंथिक वाला है जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं रहती, वहाँ पे सी स्पाइडर, ग्लास स्पॉन्ज आ जाएगा, सी कुकुम्बर, ट्राइपॉड फिशेस, एंजलर फिशेस, गल्पर ईल, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये हैं चीज़ें यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप मतलब अगर कोई अच्छी बुक है तो आप वहाँ से इसको अच्छे से कंसल्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तुम्हें लिटरल बताना था, ठीक है। लिटरल की अगर बात की जा रही थी तो सिंपली द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशियन विच इज़ अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। द जोन एट द एज ऑफ लेक, ठीक है, लेक के एज पे मतलब साइड में है, या ओशियन के, विच इज़ अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर, मतलब एक तरफ से वो हवा में है, दूसरी तरफ से वो पानी में है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। सेकेंड क्या करें, द जोन एट द मिडल ऑफ द लेक। मिडल ऑफ द लेक तो फिर क्या हो जाएगा, लिटरल थोड़ी होता है वो, तो क्या होता है, लिम्नेटिक हो जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। द जोन एट द बोथ द एंड्स ऑफ अ लेक विच इज़ अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर, थर्ड भी हो सकता है। देखते हैं क्या दे रहा है ऑप्शन। एंड वर्ड जो है वो एक्चुअली मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एज की बात की जा रही है ना, ये एजेस होते हैं। अगर यहाँ पे एज लिखा होता ना तो भी मतलब एक बार को मान सकते थे। तो मेरे हिसाब से और मतलब इन लोगों ने भी फर्स्ट ऑप्शन को ही करेक्ट माना है। So option 1 is the right answer. The littoral zone is the area along the edge of a lake or ocean where the water meets the land, जहाँ पानी जो है वो धरती से मिलता है। It is characterized by its alternating exposure to air and immersion in water. This dynamic zone supports a diverse array of plant and animal life adapted to both the aquatic and terrestrial environments. It plays a vital role in ecological balance and serves as habitat for the various species. नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट लो स्टेबिलिटी हाई रेजिलियंस, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी मतलब कि जो मतलब अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रख सकता है, जैसे ट्री वगैरह हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक लंबे समय तक मतलब जिसमें कह सकते हो कि क्लाइमेक्स स्टेज आ जाती है, स्टेबल हो जाते हैं। हाई रेजिलियंस का मतलब है कि आपने उसे नष्ट कर दिया, लेकिन अगर उसे मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला तो वो फिर से तुरंत ग्रो कर जाएगा, ठीक है, तुरंत अपनी स्पीशीज़ को या अपनी पॉपुलेशन को एज इट इज़ मेंटेन कर लेगा।
तो जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग का क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर वहीं अगर मक्खी या मच्छर की बात करो तो उसमें क्या है, हाई रेजिलियंस है, मतलब वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं, बस स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो आई थिंक समझ में आई होगी ये चीज़। अब कहना क्या चाह रहे हैं कि एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजीली डैमेज्ड, एक इकोसिस्टम है जिसको आप इजीली डैमेज कर सकते हो बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट्स स्टॉप। ठीक है, तो बिल्कुल यही आंसर सही है, क्योंकि लो स्टेबिलिटी और हाई रेजिलियंस बता रहा है। बाकी यहाँ पर क्या है, एन इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी इजिली डैमेज्ड। ठीक है, एक इकोसिस्टम है जिसको हम इजीली डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो इजीली डैमेज नहीं कर सकते हैं मतलब क्या है उसका, फिर हाई स्टेबिलिटी हो जाएगा ना वो। तो हाई स्टेबिलिटी वाली तो बात करनी ही नहीं है हमें, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजिली डैमेज्ड एंड कैन नॉट रिकवर, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि रिकवरी हमें तेज चाहिए, हाई रेजिलियंस वाली बात यहाँ पे गलत हो जा रही है। और फोर्थ ऑप्शन है एन इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी डैमेज्ड एट ऑल, तो वो तो फिर क्लाइमेक्स है उस, ऐसा तो कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं है जिसको आप डैमेज ना कर सको। तो पहला ऑप्शन जो है यही सही है। दिस डिस्क्राइब्स एन इकोसिस्टम प्रोन टू इजी डैमेज बट कैपेबल ऑफ रिकवरिंग आफ्टर डैमेजिंग इफेक्ट सीजेस, मतलब आप जो नुकसान पहुंचा रहे थे जिस वजह से, अगर वो नुकसान रुक जाए तो वो क्या है, फिर से मतलब वो रिकवर हो जाता है। डिस्पाइट इट्स vulnerability to disturbances, the ecosystem demonstrates resilience by bouncing back over time. This contrast with a stable ecosystem that is difficult to damage, यानी कि हाई स्टेबिलिटी है बट माइट लैक द कैपेसिटी टू रिकवर स्विफ्टली, यानी कि लो रेजिलियंस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है कि एक तो क्या कंडीशन बन रही थी, लो स्टेबिलिटी हाई रेजिलियंस, दूसरा क्या है कि हाई स्टेबिलिटी लो रेजिलियंस होगा, यानी कि एक स्टेबल इकोसिस्टम है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डैमेज, जिसको आपको मतलब डैमेज करना या नष्ट करना उतना आसान नहीं है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत हाई है, बट माइट लैक द कैपेबिलिटी टू रिकवर स्विफ्टली, यानी कि लो रेजिलियंस है। अब वैसे बहुत अच्छे से ठीक ठाक एक फॉरेस्ट है, उसको जा करके तुम काट दोगे, ठीक है, उसके सारे ट्रीज़ वगैरह काट दोगे, आग लगा दोगे, तो क्या वो उतना जल्दी फिर से ग्रो कर जाएगा? हाँ, ग्रो करेगा, ठीक है, लेकिन उतना जल्दी से वो फिर से एक फॉरेस्ट का फॉर्म नहीं ले सकता है। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो है हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होता है, तो वो लीवर इफेक्ट होता है। जॉन्डिस इज अ कंडीशन वेयर द लीवर इज अफेक्टेड। लीवर क्या करता है, प्रोसेस करता है किसको, बिलीरुबिन को। दो तरीके के वो होते हैं ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है वो किसके लिए, येलो कलर के पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बिलीवर्डिन जो हल्का सा ग्रीन सा शेड होता है उसके लिए। और जो मतलब कैटल्स वगैरह होते हैं उसमें बिलीवर्डिन जो है वो ज़्यादा होता है, बिलीरुबिन कम होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा होता है। तो बिलीरुबिन क्या है, अ येलो पिगमेंट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी सेल्स। इफ़ द लीवर इज़ डिसफंक्शनल, मतलब लीवर अगर ख़राब हो जाता है या काम करना मतलब बंद कर देता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, और ऑब्स्ट्रक्टेड, बिलीरुबिन अकुमुलेट्स, बिलीरुबिन क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, और फिर उसकी वजह से क्या करता है, कॉजिंग येलोइंग ऑफ द स्किन, और आइज़ में पीलापन, आइज़ में इन द सेंस कि कॉर्निया जो है वो हल्का हल्का आपका येलोइश कलर का होने लगता है। Therefore, jaundice is closely associated with liver-related issues rather than other organs like heart, kidney और लंग का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय अ डैश टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। मतलब ऐसे मोनोसेकेराइड अगर आप जोड़ते जा रहे हो तो ये जो लिंक हो रहा है ना, ये लिंक किसकी वजह से होगा, तो सीधी सी बात है, दो मोनोसेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक, और ये भी दो तरीके का होता है। ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में, वो कहलाता है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसी को पता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे है? पता होगा, लेकिन क्यों ही मुझे बताओगे तुम कमेंट सेक्शन में। लिटरली कुछ भी पूछते हो ना, मतलब ऐसा तुम्हें फील होता है कि अरे ठीक है यार, छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है, फ्री की चीज़ें वैसे भी किसी को नहीं समझ में आती हैं। अभी कुछ बोल दो तो फिर मतलब बस यही है कि वही चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर मैं कुछ बोलती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो या तो तुम मेरी वीडियो पूरी तरह देखते नहीं हो, या तो फिर तुम्हें ये लगता है कि अरे ठीक है यार, छोड़ो, जाने दो।
तो फिलहाल ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में जो बनता है वो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कैसे बनता है? ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होता है, एक तो मतलब कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में। दोनों स्ट्रक्चर बनाओगे जब इस तरीके से, तो तुम खुद ही यहाँ पे मतलब देख लेना, इस तरीके से ये होता है। पहले मतलब कि ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये इसके दूसरे वाले का चौथा पोजीशन। चलो बना के ही बता देती हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से, मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम नॉर्मली ड्रॉ कर लो। उसके बाद देखो ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और ये फिफ्थ वाला, ठीक है, ये 6 कार्बन है यहाँ पे। सेम हेयर 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला। अब देखो यहाँ से इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से क्या है, इसका H और इस वाले का भी जो है वो मतलब कि एक का OH और दूसरे का इसका एक H जो है वो निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ से सिंपली आप पानी निकाल दो, ठीक है। इसमें से जब पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा ना, वही ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ बाइंड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बन रहा है बॉन्ड वो क्या कहलाता है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो आपने देखा होगा कि जब हम लोग राइबोज शुगर के साथ में जब जो बेसिस को जब हम अटैच करते हैं तो उस जगह पे जो है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Polysaccharides are created by linking individual monosaccharides through glycosidic bonds. This bond formed through a dehydration reaction. Dehydration reaction मतलब कि क्या है, यहाँ से water का removal होता है. Where water is removed. Glycosidic bonds are vital in constructing complex carbohydrates like starch or cellulose, contributing to the structural and storage component of the diverse biological entities. ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, स्टार्च और सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल के हार्ट में। तो क्रोकोडाइल का हार्ट, जो क्रोकोडाइल्स जो है कौन से फाइलम में आता है, आपका रेप्टाइल्स का है, ठीक है। रेप्टाइल्स में होता क्या है, वैसे तो 3.5 चैम्बर ही माना जाता है, ठीक है। मतलब हार्ट की अगर बात करें तो 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल में ये थोड़ा सा सेप्टा होता है प्रॉपरली, मतलब वेंट्रिकल्स जो है वो डिवाइड नहीं है, ऑरिकल्स सेपरेटेड होते हैं। तो जो क्रोकोडाइल है ये एक्सेप्शनल होता है और यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल हार्ट हैज 4 चैम्बर्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 एट्रिया एंड 2 ventricles. This 4-chambered heart allow for efficient separation of oxygenated and deoxygenated blood, ensuring more effective oxygen delivery to the body. This cardiac structure is characteristic of reptiles and birds, contributing to their physiological adaptations for the survival. Next one is 111. Which valve is present in the junction of right atria and ventricle? मतलब जो हार्ट का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो इस तरीके से, तो ये क्या है, दोनों, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल आ जाता है। फिर ये यहाँ पे इस तरीके से एक वॉल्व लगी होती है, सेम यहाँ पर भी वही है। और फिर ये आपके वेंट्रिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो वॉल्व होता है, इसी वॉल्व का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। ये क्या होती है, ट्राइकस्पिड होती है। ये वाली जो है ये होती है बाइकस्पिड। ऐसे याद करो ना, लेफ्ट मतलब बायां, बाएं साइड में बाइकस्पिड है, या बाइकस्पिड है तो इसी को क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये वॉल्व्स होती क्यों हैं, तो ये चीज़ तो अब तक पता ही चल गई होगी कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया। एट्रिया में जो ब्लड आता है इस तरीके से, अब इसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए ये वॉल्व्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इंश्योरिंग दैट ब्लड फ्लोज इन द करेक्ट डायरेक्शन। मतलब अब राइट एट्रियम में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड था, वो फिर राइट वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से वो लंग्स को भेजा जाएगा, लेकिन क्या है, बैक फ्लो ना हो जाए, वापस ना चली जाए। जब मतलब हार्ट जो है वो पंप करने के लिए जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो बैक फ्लो ना हो जाए, इस वजह से क्या है, इसको यहाँ पे मतलब वॉल्व्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। करेक्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, दिस वॉल्व्स 3 cusp रेगुलेट द ब्लड फ्लो एफिशिएंटली थ्रू द हार्ट, राइट साइड में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाएगा।
नेफ्रिडिया किसका है? किडनी मैमल्स का है। फ्लेम सेल्स फ्लैटफॉर्म्स का आ जाएगा। नेफ्रिडिया बताओ, अर्थवॉर्म, ठीक है। Malphizian tubules serve as the excretory organ in cockroach. These tubules responsible for removing metabolic waste and excess ions from the insects. Hemolymph functioning similarly to kidneys in vertebrate. They play crucial role in maintaining the insect internal balance and eliminating nitrogenous waste products. 113 Henle's loop are present in the, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी में, ठीक है। किडनी का फंक्शन है ये। हेनलेज लूप प्ले एन क्रूशियल रोल इन रीअब्सॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। दिस इंट्रिकेट ट्यूबुलर अरेंजमेंट एड इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर बॉडीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बाकी किडनी भी देखो, उसमें भी मतलब नेफ्रॉन्स भी दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल और मेडुलरी, ठीक है। ये उनको जक्स्टा मेडुलरी भी कहते हैं। तो जिसका लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुलरी रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं, वो रेयर होते हैं, ठीक है, कम ही पाए जाते हैं। लेकिन मेन काम जो है वो हेनले लूप जो है वो ज़्यादा डीप तक जाता है उसमें। नेक्स्ट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो फिर वही किडनी का हो जाता है। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो नियर अबाउट 1 मिलियन होते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 10 lakhs पर किडनी, ठीक है। एक किडनी में 10 लाख के आसपास जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं, दोनों किडनी मिला के 20 लाख या फिर 2 मिलियन आप लिख सकते हो। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, प्ले वाइटल रोल यूनिट यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, कंप्राइजिंग अ रीनल कॉर्पसल्स, रीनल ट्यूब्यूल. Each nephron filter blood, reabsorb essential substances and excrete waste, contributing to overall kidney function and homeostasis. Next है 115, which process is used to remove urea from the blood. ब्लड से यूरिया को निकालने के लिए क्या है? हीमोडायलिसिस है। ये उन पेशेंट्स के साथ किया जाता है, मतलब ये प्रोसेस कराना पड़ता है जिनकी किडनी जो है वो क्या होती है, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। Hemodialysis is a process used to remove urea from the blood. In this medical procedure, क्या है? A machine filter the blood to remove waste product including urea when the kidney are unable to perform their function adequately. Hemodialysis helps maintain the balance of electrolyte and fluid in the body, providing essential support for individual with impaired kidney function. 116 है फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल इज मेड अप ऑफ, तो फेशियल मतलब वही जो है कितनी, उसमें 14 बोन्स होती हैं, 14 फेशियल एंड क्रेनियल बोन्स कंप्राइजिंग द ह्यूमन स्कल. These bones collectively provide structural support protection for the brain and contribute to overall anatomy of the skull, with the frontal bone forming a significant portion of the forehead. द जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस और पेक्टोरल, ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में जो जॉइंट बनता है वो कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स भी सारे पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये। It provide flexibility and enable action such as rotation, abduction, adduction, supporting intricate movement और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 118, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आर विदाउट एनी एमनियन, ठीक है। एमनियन नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं? एनएमनियोट बोलते हैं। तो सिंपली इसको तुम ऐसे याद रखो, राम जो है वो क्या है? एमनियोट्स हैं, यानी कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स जो है वो एमनियोट्स हैं। और इससे पहले वाले जो आ जाएंगे वो क्या होंगे? आपके एनएमनियोट्स आ जाएंगे, यानी कि इससे पहले क्या आ जाती हैं? आपकी फिशेज और एम्फीबियंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Fishes and amphibians belong to the group of anemniotes lacking an amnion during embryonic development. Unlike amniotes, which include mammal, bird, and some reptiles, amniotes do not form protective amniotic egg. Instead, their eggs are typically laid in water. This distinction in reproductive strategies reflect evolutionary adaptation to different environmental conditions, life histories among vertebrates. देखो बेसिकली होता क्या है डिफरेंस एमनियोट और एन एमनियोट में? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। एमनियोन क्या है? एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है सराउंडिंग द एम्ब्रियो, ठीक है। एमनियोट जैसे रेप्टाइल, बर्ड और मैमल है हैविंग एमनियोटिक एग विद अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है, अलाउइंग देम टू रिप्रोड्यूस ऑन लैंड
बाकी एनेमनियोट्स जो होते हैं, जैसे फिशेस वगैरह के एग देखो एम्फीबियंस के, तो वो कैसे होते हैं, हल्के से स्लाइमी से होते हैं ना, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव शीथ नहीं होती है, देखा होगा अगर आपने तो ध्यान देना थोड़ा सा इस चीज़ को। लाइक दिस एमनियोन एंड टिपिकली ले देयर एग्स इन वाटर, इसीलिए जो मतलब एम्फीबियंस है जैसे मेंढक वगैरह है, फिशेस वगैरह है, वो अंडे हमेशा अक्सर पानी में ही देते हैं। कभी लैंड पे देखा मतलब मछली को अंडा देते हुए नहीं देखा होगा, तो वही चीज़ है। और जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स के भी अंडे देखे होंगे किसी का, नहीं तो छिपकली का देखा होगा घर में साफ़ सफाई करते हुए, क्रोकोडाइल का भी देखा होगा, नहीं किसी के देखा तो टर्टल का तो देखा ही होगा एटलीस्ट, ठीक है, बर्ड्स का देख लो। तो इस तरीके से मतलब यही इसी लेयर की ही बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, जो एमनियोटिक लेयर है उसकी बात की जाती है यहाँ पे। मतलब कि एमनियोट्स में क्या है, हैव एन एमनियोन अ मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अ फ्लूइड फिल्ड सैक अराउंड द एम्ब्रियो। एमनियोन प्रोवाइड करता है स्टेबल मॉइस्ट इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कैन रिप्रोड्यूस ऑन ड्राई लैंड ईदर बाय लाइंग एग्स और रिटेनिंग द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द फीमेल, एग्जाम्पल रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। एनेमनियोट्स के पास क्या है, लैक एन एमनियोन, एमनियोन नहीं है, देयर एग्स डू नॉट हैव दिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या है, उनको अपने अंडे जो है वो हमेशा मतलब कि पानी में ही देना पड़ेगा, ताकि वो बाकी चीज़ों से क्या है वो अपने अंडों को बचा के रख सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पे देखो कह रहा है कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है वो किसका है, हर्डमानिया का, यानी कि एसिडियंस का ये फीचर है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कॉमनली सीन इन एसिडियंस मरीन इनवर्टिब्रेट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। They undergo a process when the adult from regress to more larva-like stage. This adaptation is distinct from the metamorphosis seen in frogs, snake, and other organisms, making acidians the appropriate choice among the options. कहने का मतलब ये है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लार्वल स्टेज पोजेसेस मोर एडवांस कैरेक्टर देन द एडल्ट स्टेज। मतलब लार्वा में ही जो है वो क्या है, एडल्ट वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एंड द लार्वा अंडरगोज अ रीग्रेशन और डिजनरेशन ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड। इन अदर वर्ड सिंपली कह सकते हो कि अडल्ट फॉर्म इज सिंपलर और लेस कॉम्प्लेक्स देन द लार्वल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, विच इज़ द फर्स्ट विसरल आर्क। फर्स्ट विसरल आर्क जो है वो क्या है, आपकी मैंडिबुलर आर्क होती है। क्यों है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉ एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर। दिस आर्क कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द लोअर जॉ और मैंडिबल एंड सर्टेन मसल्स एंड नर्व्स एसोसिएटेड विद फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द अरेंजमेंट ऑफ विसरल आर्क इज फंडामेंटल इन द अर्ली स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट है 121, विच टाइप ऑफ जॉ अटैचमेंट इज फाउंड इन द मैमल्स। तो मैमल्स में जो जॉ अटैचमेंट है वो क्रेनियोस्टाइलिक कंडीशन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 122, द लेटरल वेंट्रिकल्स रिमेन इन कम्युनिकेशन विद द थर्ड वेंट्रिकल। ये भी मैं बहुत अच्छे से बना के मतलब तुम लोगों को समझाया था। जो स्मॉल ओपनिंग है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। बाकी भी 2 ओपनिंग्स होती हैं वो बताना मुझे। इसमें 2 हैं जो सिंगल है, एक होती है पेयर्ड होती है। ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एपेंडाइमल सेल्स वगैरह जब बताया था तो मैंने सब कुछ ये मतलब सारी चीज़ें बताई थी। फोरामेन ऑफ मोनरो रिफर्स टू अ स्मॉल ओपनिंग लिंकिंग द लेटरल वेंट्रिकल्स टू द थर्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन, एसेंशियल फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन। दिस फोरामेन काम क्या होता है इसका, सपोर्ट द ऑप्टिमल सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन बाय इनेबलिंग fluid communication between ventricles. This physiological connection aids in maintaining fluid balance, emphasizing its significance in neurological process and overall brain health. 123 कह रहा है कि द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो वो कल ही बताया था मैंने कि 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं आयोडाइज्ड जिसमें T3 T4 आ जाता है, नॉन आयोडाइज्ड में आ जाता है आपका, नॉन आयोडाइज्ड वाला क्या था, कैल्सिटोनिन था। तो T3 T4 जो है वो मतलब आयोडाइज्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी T3 और T4 में जो ज़्यादा होता है वो T4 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको और किस नाम से जानते हो आप लोग, थायरॉक्सिन, ठीक है। और ये T3 क्या है, ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 क्या है, टेट्राआइडोथायरोनिन। This hormone play crucial role in regulating metabolism and energy level throughout the body. T4 क्या है, थायराइड हार्मोन है, essential for maintaining proper cellular function, growth and development, contributing to overall
BMR वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 124, विच टाइप ऑफ किडनी इज़ फाउंड इन फ्रॉग। फ्रॉग में किस तरीके की किडनी होती है, तो मीजोनेफ्रिक होती है। ये किडनी वाला जो क्वेश्चंस मैंने करवाया था एक शायद उसमें स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे मैंने ये सारी एक्सप्लेन की थी, प्रो मीजो मेटा कैसे कैसे होता है, क्या सारी चीज़ें, तो मैं फिर से नहीं बताऊँगी। बाकी डिटेल्स आप खुद ही पढ़ लेना इसमें। 125 है, इन केस ऑफ एम्बाइस्टोमा द फिनोमिना ऑफ अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी इन लार्वल फेज। ठीक है, तो वही चीज़ें क्या कहलाती है, वो नियोटिनी कहलाती है। बाकी देखो वो जो हर्डमानिया वाला क्वेश्चन था एसिडियंस वाला, जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पूछा था, उसका मतलब यही था कि डिजनरेशन ऑफ एडवांस कैरेक्टर बाय लार्वा इन मेच्योर स्टेज। बाकी हर्डमानिया मतलब काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो उससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हर्डमानिया जो एसिडियंस है, एक तो इसका मतलब लार्वा क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो लार्वा इसका एसिडियन टैडपोल लार्वा कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें इस पर एक मेमोयर लिखा गया था जिसको SM दास ने लिखा था। बाकी एम्बाइस्टोमा द फिनोमिना ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी इन द लार्वल फेज इज टर्म्ड एज नियोटिनी। नियोटिनिक इंडिविजुअल रिटेन जुवेनाइल ट्रेड्स इनटू एडल्टहुड, मतलब एडल्ट होते हैं तो बच्चों वाले कैरेक्टर्स या लार्वल कैरेक्टर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग गिल्स एंड एक्वेटिक फीचर्स। This adaptation allow them to reproduce while maintaining aquatic habitats, representing an evolutionary strategy for successful reproduction in their unique life cycle. Next 126, Jacobson's organ important है, is useful in the process of communicating chemical messages in which of the organism। तो ये किस में होते हैं, स्नेक्स में होते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैकॉब्सन्स ऑर्गन या फिर इसको एक और नाम देते हैं वोमिरो नेजल ऑर्गन। ठीक है, इज एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग फिरोमोन्स एंड केमिकल मैसेजेस, मतलब स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये थोड़ा ध्यान देना। इट इज़ यूजफुल फॉर द स्मेल। इट पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन स्नेक्स एंड एडिंग इन कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग इन्वायरमेंटल क्योर, वाइल अदर ऑर्गेनिजम्स कैट रैट और इन सब में तो क्या है, मतलब नोज होता ही है हमारे पास, लेकिन इसके पास क्या है, ये जैकॉब्सन्स ऑर्गन या वोमिरो नेजल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल। कल ही बताया था मैंने, तो बता रहा। डैश इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स। तो मीजोजोइक एरा जो है वो क्या है, गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स है। फिशेस का बताना मुझे क्या कहलाता है, मतलब कौन सा एरा जो है वो फिशेस के लिए गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है, गोल्डन एरा ऑफ फिशेस होता है। मीजोजोइक एरा इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स कब से है, 252 से लेकर 66 मिलियन ईयर्स एगो है, मार्क्ड बाय द डोमिनेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग डायनासोर्स। नोटेबली दिस एरिया encompasses द ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस सीड showcasing significant reptilian evolution और इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजेस बोलते हैं, और अगर सिंगुलर की बात की जाए तो मेनिंग्स। मेनिंग्स शायद ऐसे लिखते हैं कि ऐसे ही लिखते हैं, देख लेना। और होती क्या क्या है, तो 3 ही होती हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो ड्यूरा मैटर पहले आ जाएगी, फिर एरिकनॉइड और फिर अंदर पाया मैटर। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, और अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो PAD पैड से याद कर लो, पिया मैटर, एरिकनॉइड और ड्यूरा मैटर हो जाएगी। ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पिया मैटर इन्वॉल्व द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे प्रोवाइड सपोर्ट, कुशनिंग एंड बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन, कंट्रीब्यूटिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। नेक्स्ट है आउटर सबडर्मल फैट लेयर। एक्वाटिक मैमल्स में जो आउटर सबडर्मल फैट लेयर होती है उसको ब्लबर बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू, सर्व एज इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड वाटर, बायोन्सी एड एंड एनर्जी स्टोरेज। दिस स्पेशलाइज्ड फैट लेयर हेल्प मरीन एनिमल रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इन हार्श एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड एसेंशियल प्रोटेक्शन इन देयर एक्वेटिक हैबिटेट्स, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्टमक कभी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। बाकी 132, अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर। तो सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं वो किसका पार्ट है, आपके प्रोटिस्टा का। 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। तो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं आपके, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल तो
अच्छे से मालूम ही होगा, जिम्नोडीनियम और गोनियलेक्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Red tide caused by the dinoflagellates Gonialex. Algal bloom can impart a reddish tint to the water due to pigment. और गोनियलेक्स स्पीशीज जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको मैंने बताया था सेक्सी टॉक्सिन, लीडिंग टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स विद डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम, पोजिंग रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिशरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केवीएस का पीवाईक्यू रहा हुआ है, जो अभी रिसेंटली हुआ था 21 में एग्जाम केवी वाला। तो ये है डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। अब इसमें देख लो कि एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ें, ए क्या है, एरिया है, जेड क्या है, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, और सी जो है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आई जो होती है हमारी रेटिना ऑफ द आई, इसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मल्टीपोलर बताओ कहाँ पे होंगे, यूनिपोलर बताओ। तो सिंपली देखो, यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है प्राइमरीली फाउंड इन मतलब इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। बाइपोलर जो है वो स्पेशलाइज्ड एरिया जैसे कि सेंसरी एरियाज हो गए, रेटिना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और फिर इनर एयर में होते हैं। बाकी मल्टीपोलर तो मोस्ट कॉमन ही है, ठीक है, आर फाउंड थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया वगैरह में पाए जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, bipolar neurons are located in the retina of the eye. These specialized nerve cells have two distinct processes extending from the cell body, one towards the periphery for transmitting sensory informations और दूसरा वाला जो होता है towards the CNS होता है। In retina, bipolar neurons play a crucial role in visual signal processing, conveying information from the photoreceptor cells to the ganglion cells। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ बेसिक न्यूरॉन्स के टाइप्स जो हैं वो। आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, बट तुम फिगर पे ध्यान दो थोड़ा। जैसे देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन है जो नॉर्मली मोस्ट कॉमन है, देखा ही है तुमने। बाइपोलर में ये दोनों तरीके से, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। एक होता है स्यूडो यूनिपोलर, जो कि मतलब ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो हैं वो इस तरफ होते हैं और बाकी ये डेंड्राइट्स इधर हैं। और ये यूनिपोलर है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही तरफ में ये डेंड्राइट्स इस तरीके से लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे शायद ज़्यादा क्लियरली दिख रहा होगा, न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। यूनिपोलर मतलब एक ही तरफ में, ओनली वन प्रोसेस, एक ही तरफ में ये प्रोसेस निकला हुआ है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी प्राइमरली एफरेंट ऑफ स्पाइनल एंड सम क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन ये सीएनएस में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स के सीएनएस का है ये। फिर स्यूडो यूनिपोलर जो है ये क्या है, आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये यूनिपोलर ही होते हैं, लेकिन देखो इसमें प्रोसेस जो है वो दोनों तरफ है, ठीक है। अपीयर लाइक बाइपोलर न्यूरॉन, मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स आर सूडो यूनिपोलर, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व में पाया जाता है। दूसरा है ये बाइपोलर, टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सेल बॉडी, रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ द रेटिना ऑल्फैक्टरी सिस्टम में पाया जाता है। फिर ये मल्टीपोलर जो कि मोस्ट कॉमन विद मल्टीपल एक्सटेंशंस फ्रॉम सोमा, मोटर न्यूरॉन, मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस और पीएनएस के जो हैं ये कैसे हैं, इस टाइप के हैं। बाकी बाइपोलर का तुमने मतलब आई का रेटिना वाला जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए वो स्लाइड भी मैंने इंक्लूड की है। इसमें ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ये जो है मतलब इनका सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है, कौन कौन सा है, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स और फोटो रिसेप्टर्स का, ठीक है। तो सीक्वेंस जो है वो अगर बाहर की तरफ देखो, लाइट किधर से आ रही है, मतलब जो कॉर्निया वाला पोर्शन है वो इस तरफ है, मतलब लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, एक्सोन ऑफ ऑप्टिक नर्व से होते हुए। फिर ये सबसे पहले किसको, गैंग्लियन सेल्स, ये जो पिंक से दिख रहे हैं ये आपके क्या है, गैंग्लियन सेल्स को जाती है। उसके बाद में फिर ये एमेक्राइन सेल्स को जाएगा। फिर ये देखो ये है बाइपोलर न्यूरॉन, ये दिखाई दे रहा है, ये होते हैं इस तरीके से बाइपोलर। फिर ये बाइपोलर है, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, मतलब फिर ये अंदर की तरफ आप जा रहे हो, स्क्लेरा है, ये कोरॉइड है सबसे बाहर वाली, फिर ये कोरॉइड आ जाएगी। मतलब ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, जूम आउट करके। तो जो सीक्वेंस है वो कैसे याद रखोगे, जी बी पी, लाइट आई, लाइट को रिसीव किया गैंग्लियन सेल ने, फिर बाइपोलर सेल्स को दिया, और फिर उसके बाद में फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स में आपके कोन सेल्स और रोड सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद में ये आ जाती है आपकी
रेटिना वाली जो पिगमेंटेड लेयर होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लो बस। नेक्स्ट है 136 क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी जो है वो किसका फीचर है? C4 प्लांट्स का। क्रैंज एनाटॉमी फीचर ऑफ C4 प्लांट्स इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स अराउंड द वास्कुलर बंडल मेसोफिल सेल्स फॉर इनिशियल कार्बन फिक्सेशन, और बंडल सीज जो होता है उसमें केल्विन साइकिल चलती है। दिस अडेप्टेशन क्या है? टू इनहेंस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बाय कंसंट्रेशन CO2 अराउंड द एंजाइम रूबिस्को, इम्प्रूविंग द प्लांट परफॉर्मेंस इन एरिड एनवायरमेंट्स। नेक्स्ट 737 विच फंजाई इज कॉमनली नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई या फिर इम्परफेक्ट फंजाई। तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज जो है इसमें एब्सेंट होती है। सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी बाय द मीन्स ऑफ कोनिडिया। ठीक है, बाकी हाइफल फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बडिंग भी होती है, और कोनिडिया का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल फेज जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, एनामॉर्फ। नेक्स्ट 738 क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ए और डी। ठीक है, फियोफाइसी में होता है ये ए और सी हो जाएगा। ये है फियोफाइसी का, ये है क्लोरोफाइसी में ए और बी होता है। और बाकी सी डी का ऐसा कुछ नहीं है, वो देख लेना। फाइकोइरिथ्रिन रेड प्रोटीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब इसमें भी देखो आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। तो इसके केस में जो है वो आर फाइकोइरिथ्रिन जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन एक होता है सी फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। ठीक है, सी फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। तो पीजीए में जो होता है वो सी फाइकोसाइनिन जो है वो ज़्यादा होता है, और इसके केस में मतलब रेड एल्गी के केस में आर फाइकोइरिथ्रिन जो है वो ज़्यादा होगा। सी फॉर साइनोफाइसी याद रखना। तो बीजीए के केस में, ये बीजीए के केस में होगा, और ये आपका हो जाएगा रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी के केस में। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बोल रही हूँ। 139 है सीलोम ओरिजिनेट फ्रॉम, रिपीटेड क्वेश्चन है, मेसोडर्म से होता है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस। तो ए सीलोमेट में एब्सेंट होता है, सीडो सीलोमेट में थोड़ा बहुत, और सीलोमेट में फुल्ली डेवलप होता है। 140 है विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव सीलोम। सीलोम किसमें नहीं है? तो जो फ्लैटवॉर्म्स हैं या प्लेटीहेलमिंथिस, इसमें क्या है? सीलोम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद सिंगल ओपनिंग होता है। फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया। दे आर एसीलोमेट्स होते हैं ये। दे डू नॉट हैव कंटेन अ ट्रू बॉडी कैविटी। दे इंक्लूड मैनी फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक लाइफ फॉर्म्स। दे हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद ओनली वन ओपनिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसको 140 तक ही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।